नमस्कार, न्यूज इंडिया 24/7 के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी के 42 साल पूरे हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दूसरा कार्यकाल जो है सफल तरीके से चल रहा है। देश के आधे से ज़्यादा राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। दुनिया भर में भारत की विदेश नीति को लेकर चर्चा हो रही है, लेकिन इसके साथ साथ एक नया तरीके का नैरेटिव भी पेश किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि देश सांप्रदायिकता की आग में झुलसने लगा है, सांप्रदायिक तनाव बढ़ने लगा है और एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि ये हम लोकतंत्र से तानाशाही की तरफ बढ़ रहे हैं। इसमें क्या सच है, कितना सच है और इन सब बातों पर क्या होना चाहिए, इस सब के लिए मेरे साथ एक बेहद खास मेहमान हैं, प्रकाश जावड़ेकर साहब। नमस्ते। भारतीय जनता पार्टी के साथ 40 साल से लंबी पारी खेल रहे हैं। सरल, मृदु, मीठी लेकिन गंभीर आवाज में दमदार जवाब देने वाले प्रकाश जावड़ेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी रहे हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, सरकार में अलग अलग तरह के कार्य करने की जिम्मेदारियां उन पर रही हैं। जावड़ेकर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बधाई आपको कि भारतीय जनता पार्टी के 42 साल पूरे हो गए और देश में प्रधानमंत्री के इस कार्यकाल के दूसरे कार्यकाल के 8 साल पूरे हो रहे हैं। लेकिन लोग कहते हैं कि देश खुश नहीं है, टेंशन में है। नहीं, देश तो खुश है। जिस तरह से केवल चुनाव ये मायना नहीं है जी। आज आप किसी भी सामान्य आदमी को, महिला को, स्त्री पुरुष को, किसी को भी पूछो, बालकों को पूछो, नौजवानों को पूछो, सीनियर सिटीजन्स को पूछो, मोदी अच्छे हैं। ये उनका कॉमन रिफ्रेन है। वो मानते कि ना घर, ना दार, ना परिवार, भ्रष्टाचार नहीं, और पूरा देश के लिए काम करने वाला पहली दफा प्रधानमंत्री ऐसा इतना अच्छा मिला है अटल जी के बाद। तो लोग मोदी जी पर बहुत खुश हैं। तो आज जो बीजेपी के 15 करोड़ मेंबर हो गए, 18 करोड़, तो वो ऐसे ही नहीं हुए। मुझे भी आशंका थी कि मिस कॉल से कैसे बनेंगे, लेकिन वो बन गए इतने बड़े संख्या में। खुद होके लोगों ने मिस कॉल किए, उनका नाम पते सब आए, फिर उसका विश्लेषण होके हर वार्ड वाइज हमने लिस्टें भेजी, हर वार्ड को क्रॉस चेक किया और करके उनके घर में जाने का कार्यक्रम बनाया कि जो मेंबर बने हैं उनके घर जाएंगे। तो मैंने एक झुग्गी झोपड़ी हमारे यहाँ है पुणे में, तो वहाँ 150 महिलाएं इस कैंपेन में महिला खुद होके मेंबर बनी थी। तो मैं उनको मिला और उन्होंने सबने मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त किया, भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा किया, और जो गुस्सा था उनका अन्य दलों पे वो भी निकल आया। और आज तक उनको यह अनुभव आया कि केवल वोट बैंक के तरह से उनको उपयोग किया जाता है, लेकिन पहली दफा उनको लगा कि कुछ देश में अच्छा होने वाला है और इसलिए लोगों ने दिया। तो ये पार्टी का सपोर्ट बेस जो है वो पर्पस के साथ है, वो खुद होके हुआ है। ये आज़ादी के आंदोलन के बाद पहली दफा इतना बड़ा उछाल आया है जनभावनाओं में। सर, आप सरकार में रहे हैं जी, प्रधानमंत्री जी के साथ आपने काम किया है। लोग अक्सर ये बात करते हैं कि प्रधानमंत्री जी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो वन मैन गवर्नमेंट चलाते हैं। नहीं, ऐसा ये सच नहीं है। मैं आपको बता सकता हूँ कि हर मंत्रालय अपने प्रस्ताव, अपने प्रपोजल, नए कार्यक्रम दे सकता है। नीति के विषयों में वो कैबिनेट में जाते हैं, लेकिन बाकी मंत्रियों को भी काम करने की छूट है। और मंत्रिमंडल में भी किसी विषय को जब रखा जाता है तो उसमें अगर किसी की अलग राय हुई या अलग जानकारी है तो वो बताते हैं। बताने के बाद अगर उसमें दम लगा तो वो विषय को फिर रोका जाता है, उसको पुनर्विचार करके फिर लाया जाता है। तो ऐसा बहुत होता है। प्रधानमंत्री जी का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होता है तो शायद लोगों को लगता हो कि हर चीज में उनका दखल रहता है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, अमेरिका के टूर से आने के बाद अगले दिन नहीं, हवाई अड्डे से सीधा पार्लियामेंट की नए भवन का निर्माण हो रहा है, वो देखने को रात में 10:30 से 12 जाना। ऑपोजिशन को किसने रोका है?
लेकिन वो अगर नहीं जा रहे, वो उन्होंने इतनी मेहनत नहीं की, सभी मुझे उत्तर प्रदेश का चुनाव का नतीजा आने के बाद दूसरे दिन गुजरात में जाकर 2 दिन का रोड शो और पार्टी के पूरे कार्यक्रम करना, तो ये कार्यकर्ताओं का, जनता का मनोबल बढ़ाने की बातें होती है। इतनी मेहनत वो करते हैं तो दूसरे लोगों को, लेकिन कुछ लोग तो कोविड के समय गायब भी थे। मोदी जी की एक बड़ी योजना, वैसे आप बताएंगे मुझे कि सरकार की कौन सी योजना पर आप ज़्यादा जोर देते हैं, लेकिन एक योजना ग्राम सांसद ग्राम योजना थी जिस पर काफ़ी प्रधानमंत्री ने जोर दिया, लेकिन मुझे लगा कि ज़्यादातर एमपीज ने उस पर बहुत इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाया या सक्रिय तौर पर काम नहीं किया, नहीं तो हमारे देश की सूरत बदल सकती थी। 2 मुद्दे हैं इस कंसेप्ट। ये 6 लाख गांवों का देश है, तो 3.5 लाख 4 लाख ज़्यादा ग्राम पंचायत है, तो इतने गांव इस कार्यक्रम में नहीं आते हैं। लेकिन ये एक रोल मॉडल तैयार करने की बात थी, और वो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की नहीं है, वो गांव को खड़ा करने का था। मैं मध्य प्रदेश से उस समय सांसद था राज्यसभा में, और लोकसभा के सांसदों को जरा एक दिक्कत है उसमें कि लोकसभा के अगर एक ही गांव में ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो बाकी गांव के लोग कहेंगे कि भाई वहीं से वोट ले लो, तो वो भी एक होता है, उसको बैलेंसिंग करना पड़ता है। लेकिन मैं राज्यसभा का था और मध्य प्रदेश से था, तो नानाजी देशमुख जी का मुझे बहुत सानिध्य मिला। तो चित्रकूट के पास एक गांव था पालदेव, बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल कास्ट, ज्यादा बहुसंख्या थी, बुंदेलखंड का हिस्सा है और सीमा पर है उत्तर प्रदेश और इसके। तो हमने वहाँ मैंने काम किया, तो मेरे 3-4 वाक्यों में यह अनुभव है। पहले मैं कहीं भी स्कूल में जाता हूँ, मैं शिक्षा मंत्री उस समय भी नहीं था, लेकिन मैं एमपी हूँ और एमपी नहीं हूँ तब भी मैं स्कूलों में जाता हूँ, देखता हूँ क्या चल रहा है, क्योंकि वही भारत का भविष्य है। वहाँ जो बच्चे पढ़े लिखे कॉलेज के या 12वीं को छोड़ा स्कूल, उनको हमने स्किल का ट्रेनिंग दिया और सभी जॉब लगे सबको। वहाँ महिलाओं के बचत गट तैयार किए थे, लेकिन उसको एक्टिवेट किया और कुछ नए बचत गट बने। उन्होंने काम बहुत अच्छा किया, खेती में सुधार किया, पानी की उपलब्धता बढ़ाई, जन स्वास्थ्य में 112 सीनियर सिटीजन के आंखों के ऑपरेशंस किए। तो इस तरह से सभी समाज को हमने जागरूक किया और एक एक एक्टिविटी को लगा दिया, एक एक मंडल को बैठा के। महिलाओं के लिए भी हमने खेल कूद की व्यवस्था तैयार की, लड़कियों के लिए। कुछ एमपीज मुझे ये कहते, क्योंकि मैं बहुत जगहों पर जाते ही रहते हैं हम लोग कवर करने के लिए एमपीज के साथ, और खासतौर से मैंने ये सांसद ग्राम योजना पर फोकस भी किया, तो ज़्यादातर एमपीज का कहना था कि सर इसके लिए कोई तो स्पेशल अलॉटमेंट नहीं हुआ, कोई अलग से फंडिंग नहीं हुई। मैं बताता हूँ, मैंने सांसद निधि का, अब प्राइम मिनिस्टर का गांव है, प्रकाश जी का गांव है, तो वहां तो सारे बैंक भी आ जाएंगे, स्कूल वाले भी आ जाएंगे। ऐसा नहीं हुआ, लेकिन प्रशासन की जो योजनाएं सरकार की ऑलरेडी है उसी का ठीक क्रियान्वयन हो, उसके लिए मैंने जरूर प्रशासन के बैठक लिए। लेकिन हमने कोई 50 करोड़ 25 करोड़ लाके उस गांव में नहीं डाले, थोड़ा सा काम जो बहुत जरूरी था वो किए। लेकिन हर घर में शौचालय हो गया, हर का खाता निकला, हर एक का वैक्सीनेशन ढंग से हो गया, हर एक के सुकन्या समृद्धि अकाउंट, जितनी बच्चियां पैदा हुई उस समय उनके सुकन्या अकाउंट निकले, सबको गैस मिला, सबको सैचुरेशन जो मूलभूत सुविधाएं है उसका कर दिया। तो जो सरकार के कार्यक्रम है उसका सही अमल करते समय गांव को एकजुट करके उनको खड़ा करना, यही तो सांसद आदर्श ग्राम योजना है। क्या है, प्रधानमंत्री जी इतने 360 डिग्रीज में सोचते हैं कि अनेक कार्यक्रम आते हैं, कुछ कार्यक्रम बहुत ज्यादा पिकअप होते हैं। कोई एक कार्यक्रम, मतलब कार्यक्रम तो बहुत है, सरकार की योजनाएं हमेशा बहुत सारी होती हैं, इस सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, जनहित की भी सारी। आप यदि किसी एक योजना को कहें कि ये हमारी एक ब्रांड प्लान है, ब्रांड स्कीम है, एक की जगह 3 बताऊंगा जी। घर, इंदिरा आवास से लेकर बहुत योजनाएं पहले भी चलती थी, लेकिन पहले तो उसमें कॉन्ट्रैक्टर घर बांधता था, बाद में लॉटरी से दिए जाते थे, उसका कोई मतलब नहीं था, 2 साल में गिर जाते थे। अब ये खुद लेते हैं, उनके खाते में 1,60,000 रुपए जा रहे, कुछ जगह राज्य सरकारें भी डाल रही, और अच्छा घर बनाते, खुद का भी पैसा डालते, तो एक अच्छा घर बन रहा है। दैट्स अ बेसिक सिक्योरिटी ये हुआ है। फिर मैं पर्यावरण मंत्री था, तो गैस जो लगभग 10 करोड़ महिलाओं को गैस फ्री में दी है, लेकिन उसी समय लगभग 20 करोड़ गैस नए रजिस्टर भी हो गए। तो गैस का प्रचलन बढ़ना,
उज्ज्वला योजना, वो उज्ज्वला और प्लस उज्ज्वला प्लस, ऐसा मैं कहूंगा कि जो परचेस करते हैं वो भी तो हाँ, लकड़ी का बचाते हैं ना, तो वो एक हुआ बड़ा। दूसरा सबसे बड़ा काम हुआ है कि जैसे हमने वैक्सीनेशन कोविड के खिलाफ लड़ाई दी, दुनिया भर में प्रदर्शन हुए हैं कि वैक्सीन नहीं चाहिए, मास्क का बंदी दूर करो वगैरह। हमारे यहाँ जो भी सरकार ने बताया देश के हित में, लोगों को ये लगा कि ये देश के हित में बोलते हैं, तो उन्होंने सबका पालन किया। ऑक्सीजन प्लांट का जो सेकेंड वेव का हुआ उस पर काफी क्रिटिसिज्म हुआ कि भाई हमारे पास प्रिपेयरनेस नहीं थी, या हमने आइडिया नहीं था। देखो अमेरिका, बाकी अपनी आबादी के तुलना में बाकी देशों के साथ तुलना करें तो हमारा क्षति एक भी होती है तो गलत है, लेकिन क्षति जो हुई कंपैरेटिवली दुनिया के कॉन्टेक्स्ट में कम हुई। और ये लोग आज पूछो तो लोग बोलते हैं कि मोदी ने देश को बचाया। आज राशन 80 करोड़ लोगों को 2 साल से अगर मुफ्त दे रहे हैं, तो यूपी इलेक्शन में भी आपने देखा होगा, ये इलेक्शन का मुद्दा नहीं था, लेकिन लोगों को सबसे जचने वाली बात थी कि हमें फ्री राशन मिला, किसी को भूखे नहीं रहना रहा, किसी को भूखे नहीं सोना पड़ा। ये बड़ी बात है सरकार की, तो ये भी एक अच्छा काम हुआ। बहुत सारे अच्छे काम है, जैसे हर घर को नल से जल, हर घर हर नल, ये इतना बड़ा कार्यक्रम है क्योंकि महिलाएं जाती थी। और टॉयलेट तो सबसे बड़ा कार्यक्रम है, क्योंकि आज 12-13 करोड़ नए टॉयलेट बनने के कारण जो सड़क पर कंट्राडिक्शन मुझे समझाइए। आपने टॉयलेट की बात का जिक्र किया, बहुत अच्छा किया। पहले हमारी सरकारें, प्रधानमंत्री और बड़े लोग बड़ी योजनाओं से पॉपुलैरिटी गेन करने की बात करते थे कि नासा का मिशन है, हम मून मिशन पर जा रहे हैं, हम देश के लिए ये कर रहे हैं। लेकिन आपकी सरकार ने, प्रधानमंत्री ने छोटी छोटी चीज़ों से जोड़कर एक नया नैरेटिव पेश किया। मतलब शौचालय के लिए कोई प्रधानमंत्री या स्वच्छता अभियान है, स्वच्छता अभियान सबसे सफल हुआ नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये जो नैरेटिव चेंज हुआ, पहले होता था कि भाई हमने IITs बनाए, एम्स बनाए, तो बड़े जो काम किए। देखो मोदी सरकार की कमाल ये है कि बड़े भी काम किए, ट्रेड भी बढ़ाया, आत्मनिर्भरता भी बढ़ाई, उद्योग भी बढ़ाए, आर्थिक विकास को गति भी दे दी, शिक्षा में विस्तार किया, नए बहुत संस्थान लाए, पहली दफा हैकेथॉन लेकर, और एक इनोवेशन, अभी 4000 से ज्यादा कॉलेजों में इनोवेशन काउंसिल्स बने हैं। तो छात्रों को इनोवेशन की दिशा में ले जाने का बहुत बड़ा है, क्योंकि उसी से देश आगे बनेगा, इसी से शोध लगेंगे। पेटेंट के नियमों में पूरे बदलाव किए, ये से तो बदल किए, लेकिन टॉयलेट का ऐसा था कि आप कहीं भी जाओ तो वो आपको महिलाएं और पुरुष बाहर पानी लेकर बाहर कहीं जा रहे हैं ऐसा दिखता था। अभी कहीं नहीं दिखता देश भर में। महिलाओं ने टॉयलेट को इज्जत घर नाम दिया, उसको आत्मसम्मान से जोड़ दिया। तो आत्मसम्मान से है और है ही। तो इसलिए घर हो, गैस हो, नल से जल हो, बिजली हो, बैंक का खाता हो, आज 4 साल में 21 लाख करोड़ रुपए करोड़ों लोगों के लाभार्थियों के खाते में डायरेक्टली जमा हो गए। ये दुनिया का रेवोल्यूशन है। इतना बड़े पैमाने पर कहीं डायरेक्ट बेनिफिट ये तो आपने सिर दर्द कर दिया। आपने जो एक स्कीम शुरू की DBT की, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, लोग कह रहे हैं कि इससे आपने सारे जो हमारे लोकल लीडर्स हैं जिनका काम धंधा, आप पैसा भेजते थे वो दूसरे को पैसा देते थे। प्रकाश जी ने दिल्ली में बैठ के दिया, विजय जी जबलपुर के एक छोटे गांव में बैठे हुए हैं तो वहां पर जो मर्जी दे दिया। अब आपने तो सारी दुकान ही खत्म कर दी, अब आप ही हीरो हैं। राजीव गांधी जी कहते थे कि मैं 100 रुपये दिल्ली से भेजता हूँ तो 15 रुपये पहुँचते गरीब को। आज मोदी जी 100 रुपये भेजते तो 100 के 100 रुपये गरीब के खाते में जाते, क्योंकि जो बीच में पैसे खाते थे हमारे 4.5 लाख करोड़ रुपए उससे बचे। जो झूठे अकाउंट लगाते थे स्कॉलरशिप के, पेंशन के, बाकी तो ऐसे सब खत्म हुए। तो ये भ्रष्टाचार भी खत्म हुआ, गरीब को सीधा फायदा पहुंच गया। अब बीच वाला जो गांव का नेता है, वो जो सच्चे है वो खड़े रह रहे, उल्टा उनको बल मिला है, क्योंकि ग्राम पंचायतों को पहली दफा निधि मिला है, तो स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं को पहली दफा केंद्र सरकार का पैसा मिला है। लड़कियां कह रही थी कि हम तो हिजाब, यूनिफॉर्म विद हिजाब की बात कर रहे थे, हम हिजाब यूनिफॉर्म के खिलाफ नहीं। अरे भाई, यूनिफॉर्म का आपको चॉइस होता है ना, आपको इस रेस्टोरेंट में खाना है, उस रेस्टोरेंट में, इस स्कूल में पढ़ाई करना है,
जिसमें हिजाब का यूनिफॉर्म नहीं है, और जहां हिजाब का यूनिफॉर्म अलाउड है वहां जाओ। आज भी कॉलेजेस में कोई हिजाब का पाबंदी नहीं है, क्योंकि वहां यूनिफॉर्म ही नहीं होता। कॉलेजेस में यूनिफॉर्म नहीं होता, लेकिन एनडीए में जाओगे तो यूनिफॉर्म है, डिफेंस फोर्सेस में जाओगे तो है यूनिफॉर्म, उसका क्या करोगे? आपने रेस्टोरेंट का जिक्र किया तो मुझे याद आया कि मैं खाने की चर्चा ही नहीं करता, क्योंकि फिर आपकी जो पार्टी है वो तो आजकल ये तय करती है कि आपको नॉनवेज खाना है कि नहीं खाना है, नवरात्रा में खाना है कि नहीं खाना है। हम नहीं करते। देखो, फिर समाज की नवरात्रा बंधु में भाव मीट की अगर दुकान- जागरूक है जी, तो एक दूसरे के लिए अकोमोडेशन करना, यही तो भारत की सहिष्णुता है। ये कोई यहाँ मुसलमान आए हैं, वो कोई विदेशों से आए हैं, ऐसा तो है नहीं, यही के है, यही इनका मजहब का परिवर्तन हुआ, इतना ही है। तो ऐसा नहीं है कि ये कहीं से बाहर से आए हैं। वो जनरेशन तो- भी चली गई, ये तो अब यही अब तो यही इंडियन बॉर्न बॉर्न ब्रॉट है सभी लोग। तो ये कोई मुद्दा नहीं है, उल्टा भातृभाव जहां है वहां दोनों तरफ से दिखता भी है। लेकिन मैं मानता हूं कि हर एक के आग्रह के मुद्दे होते हैं, लेकिन सरकार इसमें कभी ये नहीं करती। और नवरात्रि के दिनों में बहुत लोग हैं जो व्रत पालते हैं, कुछ लोग हैं व्रत नहीं पालते लेकिन नॉनवेज नहीं खाते। तो ये हर एक की आस्था का सवाल है। नहीं सर, रमजान भी तो चल रहे हैं, रमजान में तो बहुत सारे वो लोग भी इफ्तार- रोजा करते हैं, हाँ। पूरा दिन भर रोजा करते हैं, करोड़ों मुसलमान करते हैं, तो हम इज्जत करते हैं। नहीं, लेकिन उसको लोग कहते हैं कि आप मान लीजिए प्रकाश जी जैसे लोग, प्रधानमंत्री जैसे लोग और मंत्री के लोग वो नहीं कहते, लेकिन वो रोकते भी तो नहीं ना। जो कार्यकर्ता आपकी पार्टी का झंडा लेकर वो चला हर जाता है जगह। दुकान बंद करने। पहले तो कानून व्यवस्था ये राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। जी, जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताऊंगा, अभी शांत है विषय, लिंचिंग का विषय है। जी, लिंचिंग पर बात कर। अब लिंचिंग में किसी का भी लिंचिंग बैड है, लेकिन लिंचिंग यानी मॉब वायलेंस में मॉब ने किसी लिंच को पीटना और मारना, जी, ये अगर लिंचिंग का है तो देश के सभी प्रदेशों में अलग अलग समय पे चाइल्ड लिफ्टिंग के संशय में, वीकेड होने के संशय में, बाकी ऐसे ही कारणों से मॉब हिंसा करता है, वो गलत है हर हिंसा। लेकिन कानून व्यवस्था ये आखिर सरकार की जिम्मेवारी है। जहां बीजेपी शासन है वहां तुरंत गुनहगार कोई भी हो उस पर कार्रवाई की जाती है, इतना मैं निश्चित कहूँ। नहीं, आपने मॉब लिंचिंग की बात की तो लोग यही कहते हैं कि अब प्रकाश जी इस बात पर जोर देंगे कि देखिए बीजेपी की सरकार में दंगे नहीं हुए, तो उन्होंने कहा कि कम्युनल राइट्स अब कम हो गए नंबर के हिसाब से, लेकिन आपने उसको नया शेप दे दिया, वो है लिंचिंग का, मॉब लिंचिंग का। नहीं, इतने हुए नहीं ना, इसीलिए आप समझ लीजिए कि लिंचिंग की घटनाएं का सबका वर्णन है, उसमें मजहब नहीं है, उसमें सभी मजहब, सभी जाति, सभी प्रकार के लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण हत्याएं समुदाय द्वारा होती है। वो हमें शिक्षा का स्तर और बढ़ाना है कि कभी भी मॉब हिंसा से न्याय नहीं होता है, न्याय न्यायालय से होता है। इस पर लोगों का विश्वास कायम करना है। और ये जैसे साधुओं को पालघर में 3 साधुओं की हत्या हुई, वो लिंचिंग नहीं है क्या? तो बाकी भी जगह हुई, वो देखो, इसलिए ये मजहब स्पेसिफिक नहीं है, ये हमें समझना चाहिए। सर, मजहब स्पेसिफिक नहीं है, ये आपने उदाहरण ठीक दिया, लेकिन अभी जो रामनवमी पर जिस तरह से एक साथ घटनाएं हुई तो लोगों ने कहा कि ये प्लान्ड वे में ये साजिश की गई या ये विषय अभी अलग अलग शहरों में एक ही तरीके इसीलिए से। अभी इसके पीछे कौन कौन ताकतें हैं, कैसे एक साथ इस तरह का काम होता है, वही तरह के पत्थर सब फेंके जाते हैं, तो ये कौन करा रहा है, मुझे लगता है जो जांच चल रही है उससे साफ हो जाएगा। लेकिन ये मूल हिंदू मुसलमान का ये रूप नहीं है भारत का, लेकिन कुछ ताकतें जानबूझकर इसको ताने बाने को बिगाड़ने के लिए कोशिश करती है। मुझे लगता है जांच के बाद वो बेनकाब हो जाएंगे और फिर आपको लग रहा है, आप महसूस करते हैं कि कुछ जो टेम्परेचर है हमारा कम्युनल टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है, कोई भी कारण हो? नहीं, ऐसा मैं नहीं मानता, क्योंकि कुछ ताकतें जरूर प्रयास करती है, लेकिन समाज में सद्भाव है, समाज में एक भाव है, समाज में भारत के प्रति भक्ति है और समाज देश एकजुट है। देखो, स्वच्छता का आंदोलन हिंदू मुसलमान थोड़ा ही अलग होता है, क्रिश्चियन सिख अलग थोड़ा ही होता है, सबने लिया। टॉयलेट बने तो सबके बने,
घर मिले तो सबको मिले, फिर एजुकेशन में सुधार हो रहे तो सबके लिए हो रहे, नल मिल रहा है तो सबको मिल रहा है, लाइट आ रहा है सब घरों में जहाँ नहीं पहुंची थी 70 साल में, वो सबको मिल रहा है। तो ये कोई अपने यहाँ इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। और वैसे भी धार्मिक सौहार्द का ही अनुभव भारत का स्वभाव है। भारत में इस तरह का जैसे डिवाइड अनेक देशों में दिखता है, विशेषकर अनेक देशों में मैं कहूँगा नहीं नाम, लेकिन ब्लैक वाइट का हो या बाकी हो, तो ऐसे जो होते हैं वो अपने देश में नहीं है। सर एक सवाल जरूर पूछना मुझे, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो आपके बहुत फैन हैं। कहते प्रकाश जी तो बहुत अच्छे आदमी हैं, प्रकाश जी बहुत अच्छा काम करते हैं, पार्टी के लिए काम करते हैं, उनका मंत्रिमंडल से अचानक बाहर आना उनको बहुत हजम नहीं हो रहा। नहीं, ये कोई मुद्दा ही नहीं है मेरे लिए। मैं तो भूल भी चुका हूँ कि नहीं, कई लोगों ने कहा कि सर आप हो सकता है कि वन और पर्यावरण में अच्छा काम कर रहे हो, और फॉरेस्ट की एक लॉबी होती है जो कोई भी अच्छा काम करने वाले मंत्री के खिलाफ खड़ी हो जाती है। उसमें दो बातें हैं। देखो, मैं लोगों को एक उत्तर दिया कि 2014 आज इसका जवाब आप साफ दीजिए, मेरे को भी जवाब देते देते मैं थक गया। 2014 में मुझे मोदी जी ने सुबह फोन करके मंत्री पद की शपथ लेने के लिए बुलाया। तब मैंने पूछा क्यों किया? नहीं, तब तो लोग मानते नहीं, आप इतना 40 साल से काम कर रहे हैं तो आपके हक बनता है। तो अब ये कोई परमानेंट पोस्टिंग थोड़ी है गवर्नमेंट सर्विस जैसी। एक और जो भी है निर्णय टीम लीडर का होता है। और मैं तो इतना आराम से मैं अध्ययन कर रहा हूँ, मैं रिसर्च कर रहा हूँ, मैं डिक्टेशन दे रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, मैं लेख लिख रहा हूँ, मुझे तो मैं काम कर रहा हूँ। और पार्टी का जो भी काम है, आपके जो प्रशंसक हैं जो आपको समझते हैं और वो समझते हैं इतने बेहतर आदमी को पार्टी में सरकार में रहना चाहिए, और इतना इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट। हमारे पार्टी में बहुत लोग बेहतर है और सबको अवसर मिलना चाहिए। तो मेरा ये कहना है, देखो इस विषय पे विजय भाई आप कितना भी पूछोगे, मेरे को लोगों ने इतना कहा कि अरे आप प्रकाश जी से मिल रहे हैं तो ये जरूर आज पूछिएगा कि भाई ऐसा क्यों। मेरा मानना है कि ये कोई विषय नहीं है, क्योंकि ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में प्रधानमंत्री टीम के कैप्टन है, तो वो जो उचित निर्णय है उस समय करते हैं और हम पार्टी का काम कर रहे हैं। मैंने जो पत्र भेजा उसमें लिखा कि 7 साल आपके साथ काम करने का अवसर मिला, बहुत सीखने को मिला, बहुत अच्छा अनुभव रहा, और भारत के विकास के प्रति जो आपकी जीवन दृष्टि है उसको समझने का नज़दीक से मौका मिला। मैंने पहला काम लोकसभा चुनाव में 1971 में किया। रामभाऊ म्हाळगी उस समय पुणे से कैंडिडेट थे, उनके लिए मैंने काम किया पार्टी के लिए। तो तब से 50 साल कर ही रहा हूँ, आगे भी करता रहूँगा, तो उसमें मुझे कोई कभी आपत्ति नहीं। आखिरी सवाल सर, लोग कह रहे हैं कि अब 2024 की चर्चा होने लगी है। 2022 में आपने 4 राज्यों के चुनाव जीत लिए, 5 में से, और चारों बीजेपी के सरकारें थी, दोबारा भी आ गई। 2024 के लिए लोग कह रहे हैं कि अब की बार मुश्किल पड़ेगी, क्योंकि अब ममता जी भी आ गई हैं, केजरीवाल जी भी आ गए हैं, और अखिलेश यादव भी आ गए हैं, स्टालिन भी आ गए हैं, और आंध्र प्रदेश से, तेलंगाना से सब लोग अब दिल्ली में जुड़ रहे हैं। अब इतना आसान काम नहीं होगा। मेरी राजनीतिक समझ है, उसके 2 तथ्य है। पहले तो 19 के पहले भी ऐसी चर्चा हो रही थी। 14 में तो हमारे लोगों को भी विश्वास नहीं था कि पूरा बहुमत मिलेगा, और 19 में तो अनेक लोग कयास लगा के बैठे कि अब मोदी जी की गाड़ी 230-240 पर रुक जाएगी। वही वो 24 के लिए कह रहे, वो 29 के लिए भी ऐसा ही कहेंगे, 34 के लिए भी ऐसा ही कहेंगे। जब तक हमारी पार्टी काम करती रहेगी, देश को आगे ले जाएगी, तब तक देश का जनता का विश्वास बना रहेगा। ये है हमारी व्यवस्था और ये है पार्टी। चलिए, बहुत शुभकामनाएं आपको, और बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। हम उम्मीद करते हैं कि आपका कल आज से बेहतर हो। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।